देखा जाए कि रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग आजकल कंप्लेंट यही करते हैं कि फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते और उसकी वजह से उनका कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो जाता है, कहीं ना कहीं तलाक हो जाता है, कहीं ना कहीं उनके बीच में मतभेद जो है बन जाता है। नहीं जी, मतलब जो लोग अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं उनके लिए आप मान के चलिए ये बहुत बड़ा रेड सिग्नल है। आज की तारीख में एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है और जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग को, उसका सबसे बड़ा एक ही सिंगल कारण हो सकता है, वो अपने जीवन में अकेला है। जब वो अकेला है तभी तो वो चीज़ों को कहाँ पे खोजने की कोशिश कर रहा है, सोशल मीडिया पे। मोबाइल में एक एक घंटा बिताएगा लेकिन वो अपने पार्टनर के साथ एक घंटा भी काम नहीं कर सकता है, बातें नहीं कर सकता है, अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर सकता है अपने बच्चों के साथ। मतलब मैं कहता हूँ कि वो क्या चाह रहे हैं, वो जो चाह रहे हैं क्या वो अपने दिमाग से उनकी चीज़ों को मैनेज कर पा रहा है क्या। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साथ में बैठना। उनको हर व्यक्ति के साथ अपने आप को कट ऑफ मान रहा है, तभी तो वो अकेला हो गया है। और अकेला होने के कारण वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस ही नहीं करता है। पूरा समय पैसा कमाना, पैसे के ऊपर फोकस करना, पैसा कैसे आएगा, घर कैसे बनेगा, मैं कह रहा हूँ वो भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने वो सब बना लिया और उसको एंजॉय करने के लिए अगर आपके साथ परिवार ही नहीं होगा, फिर उस पैसों का करोगे क्या। सही है सर। जैसे एक और चीज़ बहुत अभी मार्केट में है कि लाइक डिपेंडेंट वुमेन या डिपेंडेंट पार्टनर्स को शादी करनी चाहिए आपस में, या नॉन डिपेंडेंट पार्टनर्स को ही शादी करनी चाहिए। अब ये तो ऐसा हो गया ना कि अब आदमी है ना कुंडली बाद में मिलाता है, पहले पार्टनर की प्रोफाइल मिलाता है कि अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे डॉक्टर प्रोफाइल ही चाहिए, मैं अगर इंजीनियर हूँ तो मुझे सामने इंजीनियर चाहिए, मैं अगर वर्किंग पार्टनर ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैं खुद वर्किंग हूँ तो मैं भी वर्किंग पार्टनर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब ये सिमिलैरिटी हर जगह पे दिख रही है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कुंडली कितनी ज़रूरी है। लोगों को ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि हमारा जो पार्टनर है वो हमारी सेम फील्ड वाला होना चाहिए, ताकि हम जो फील्ड में जितना स्ट्रगल कर रहे हैं उसको वो फील्ड का रियलाइजेशन हो, ताकि हमारे बीच की बॉन्डिंग स्ट्रांग रहेगी। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसके कारण लोग सिमिलर फील्ड वाला या डिपेंडेंट अगर खुद है तो वो डिपेंडेंट है तो दूसरा इंडिपेंडेंट ढूंढेगा, लेकिन अगर वो खुद इंडिपेंडेंट है तो पार्टनर को भी इंडिपेंडेंट लेवल पे ढूंढने की कोशिश करता है। राइट। तो क्या कहा जा सकता है कि ये सही है या गलत है? नहीं, अगर आज की तारीख में बहुत सही है। जो लोग अगर इंडिपेंडेंट लोगों को ढूंढ रहे हैं, मतलब अगर इंडिपेंडेंट का मतलब है वर्किंग पार्टनर अगर ढूंढ रहे हैं तो उसमें कोई भी बुरा नहीं, क्योंकि खर्चे इतने हो गए। अगर आप देखोगे तो हर खर्चे हर सपने के साथ जुड़े हुए हैं। सपना साकार करने के लिए पैसा भी चाहिए और पैसा अकेले आदमी से कमाना आज की तारीख में बहुत मुश्किल हो चुका है। तो ये कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगता है गलत है। ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है और ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैसा ही काम आता है। तो वहाँ पे अगर कुछ समय वर्किंग पार्टनर अगर अपने को दे पाता है, कुछ अर्निंग दे पाता है, तो उसमें कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। ठीक है सर। ऐसा कहा गया है कि लव इज़ ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। इस सेंटेंस पे आपका क्या कहना है? प्यार हमेशा एक सहानुभूति का जरिया नहीं हो सकता है। प्यार जो है ना वो एक्सप्रेशन की मूर्ति हो सकती है। कंस्ट्रक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके विचार बार बार बदलते हैं। आपके साथ जो व्यक्ति जुड़ा है उसको आप प्यार कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो ना, ये आज तक कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। व्यापार का मतलब ये है कि आप उससे हर चीज़ पे एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि अगर मुझे अगर कुछ बुरा फील हो रहा है तो तू आ, मुझे समझा। अगर मैं खाना सही बना नहीं रही हूँ तो तू भी साथ में बैठ के उसको इंजॉय कर। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि प्यार अंडर कंस्ट्रक्शन इसीलिए हो जाता है क्योंकि आपकी भावनाएं बार बार बदल जाती हैं उस व्यक्ति के लेके। तो जहाँ आपकी भावनाओं में चेंज आ जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्यार अंडर कंस्ट्रक्शन है। सर एक और चीज़ है कि आजकल लड़कियाँ जो है रिश्ता करने से पहले देखती कि बड़ी फैमिली है इसकी या छोटी फैमिली है। तो अगर कोई बड़ी फैमिली होती तो वो पहले पूछती है कि लड़के से कि तू अपने माँ बाप के साथ रहेगा या अलग से रहेगा। आज की तारीख में 90% लड़कियां हम कह सकते हैं कि सिंगल फैमिली को आइडेंटिफाई करना पसंद करती है, क्योंकि वो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि वो खुद वर्किंग वुमन है। वो नहीं चाहती है कि मैं काम के जाने के पहले सिर्फ मैं अपने पति के अलावा बहुत सारे लोगों का भी खाना पीना रहना उनका सारा चीज़ों को मैनेज करके जाऊं, जो उससे प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सेकंड, जो लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं वो ये भी नहीं देख रहे कि अगर ये वर्किंग वुमन है तो इनसे हमको काम नहीं करवाना चाहिए, इनके लिए हमको काम पे लोगों को रखना चाहिए।
अगर काम पे रखने वाले, तो ये मानसिकता पहले से लड़की तो नहीं डिसाइड कर सकती ना कि मैं जिस घर में जाऊंगी उनकी मानसिकता क्या हो सकती है, क्योंकि ये तो सारा लकी ड्रॉ है, आपके नसीब में क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर वो आधार निकलेगा। तो इसलिए लड़कियां हमेशा ये ट्राई कर रही हैं कि मैं यूनिक मतलब सिंगल फैमिली में शादी करूं, ताकि बहुत सारी चीज़ों में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना पड़े, मैं अपनी फैमिली को सिक्योर रख पाऊं, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता पाऊं, और मुझे जितना करना है या जितने भी डिसीजन लेने हैं तो मुझे बहुत लोगों के ओपिनियन की ज़रूरत या वोट बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम 2-4 लोग मिलकर हमारे डिसीजन को ले पाएंगे। सही बात है, मतलब कह सकते हैं कि लाइक अगर कोई इंडिपेंडेंट वुमेन है तो उसके लिए सिंगल फैमिली ही अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी है, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके लिहाज से अच्छी है। हाँ, जो लड़कियां चाह रही हैं, जो उन्होंने अपने लाइफ में अभी जो सोचा है उसके लिहाज से अच्छी है। बाकी मेरा तो ऐसा मानना पर्सनली है कि जितना भी हो सके आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ रहो। आप इंडिविजुअल लेवल पे रहने जाओगे, मतलब आपको माँ का क्या मतलब आप समझो ना, सब्स्टिट्यूट कहाँ से लाओगे मम्मी का, आप पापा का सब्स्टिट्यूट कहाँ से लाओगे? वो जितना समय आपके साथ है आपको है ना, मतलब अगर आप समाज में जब इन्वॉल्व हो जाते हो ना तो आपको रोकने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपको टोकने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि टोकने का काम जो करते हैं ना वो हमारी माँ करती है या हमारे पिता कर सकते हैं, रोकने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आपने टोकने वाले लोगों को ही हटा दिया, आपने खाना खाया है कि नहीं खाया है ये कौन पूछता है? माँ पूछती है ना। आप कब आओगे उनको पता है, वो आपको है ना बोलेगी नहीं, 12 बजे भी आपके लिए वेट करेगी, आपकी डोरबेल बजेगी, सिर्फ आवाज भी आ जाएगी ना कि आप आ चुके हो तो वो सो जाएगी। तो इतना जो अंदर से जो एक्सप्रेशन माँ जो कर सकती है, पिता कर सकता है, वो कोई नहीं कर सकता, और आप उन्हीं को दूर कर रहे हो एक अपने पैसे कमाने के चक्कर में या जो भी ओवरऑल चक्कर में आप उनसे दूर चले जाते हो। सर पहले देखा गया ना कि वेडिंग्स जो होती थी पहले मेल डोमिनेटिंग वेडिंग होती थी, आजकल फीमेल डोमिनेटिंग वेडिंग्स होती है। तो इसका क्या रीज़न है कि इतना ड्रास्टिकल चेंज आया, और वो भी लास्ट 15 से 20 साल के अंदर अंदर? अभी हमारे भारत में दहेज प्रथा को गैर कानूनी माना गया है। अगर आप किसी लड़की के पास दहेज मांग रहे हो तो वहाँ पे आप इलीगल अथॉरिटी का शिकार हो जाते हो, और ये सही भी है क्योंकि दहेज होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई अपनी 18 साल या 21 साल या 25 साल जिसको अपनी मान के उसका बचपन से भरण पोषण किया है, उसको संवारा है, वो एक झटके में आपको निकाल के दे देता है। तो आप कहते हो कि लड़की के साथ ये सारी चीज़ें भी दे दो। तो ये सारी चीज़ों को जब गवर्नमेंट ने अपोज किया और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की, तो आज हमको लग रहा है कि मेल डोमिनेटेड की जगह पे फीमेल डोमिनेटेड माहौल क्रिएट हो चुका है। लेकिन ये हुआ नहीं है, ये एक्चुअली पहले से होना ही था। आप कितनी बार किसी का शोषण करोगे? मतलब उसके घर में अगर एक लड़की पैदा हुई है, मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि अब उसका शोषण ही होगा। वो उस बच्ची के ऊपर कितना भी खर्चा कर दे, वो बच्ची को संवारने में उसके अलग अलग संस्कारों का सिंचन करने के लिए अपनी जात को उसके अंदर डाल देता है, और लास्ट में क्या होता है, जब शादी होती है तब उसके साथ उसके एक प्रेशर बन जाता है कि इसके साथ मुझे गाड़ी घर ये वो सब चीज़ देना पड़ेगा। तभी तो ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। सरकार ने जब उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो आज के बाद क्या हो गया कि लड़कियों को भी अपना स्टैंड लेना समझ में आ गया है, और उसके कारण पेरेंट्स भी बहुत क्लियर हो गए हैं। सर एक चीज़ और है कि अभी इंटरनेट पे बहुत कमेंट्स में देख रहा हूँ, अभी कई सारे फीमेल्स और मेल्स के केसेस भी आ रहे हैं, कमेंट्स में देखता हूँ तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि अगर दहेज बंद है तो एलिमनी भी बंद होना चाहिए। हाँ, अगर ये बात तो सही है, जिस दिन अगर एलिमनी वाला समाज हट जाएगा तो आप मान के चलना कि फीलिंग्स के ऊपर जो चीज़ बंटवारा हो रही थी वो सामने उसका परसेंटेज करीबन 5 to 7% रह जाएगा। अच्छा, मतलब आज की तारीख में सिर्फ फीलिंग को लेके बंटवारा नहीं हो रहा है, बंटवारा होने के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं, लेकिन हर चीज़ पे पीछे एक ही आदमी क्या सोच रहा है कि जैसे मैं इससे तलाक लूंगा या लूंगी तो सिंपल केस है कि लड़कियों को मैक्सिमम प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मिल जाती है, प्रॉपर्टी बोलो या इनकम में हिस्सेदारी मिल जाती है। तो ये बहुत जगह पे ऐसा स्कैम भी हो चुका है। स्कैम मतलब कोई बना के नहीं कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि अच्छे घर में बड़े घर में अगर शादी करी है, नहीं समझ में आया, 2-3 साल में अगर हमने डिवोर्स भी ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा खासा अमाउंट हमारे साथ आ जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको बैन जिस दिन कर देगी ना तो आप देख लेना कि ये तलाक होने का रेशियो भी बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे सर अभी एक रिसेंट केस आया है कि लड़की ने किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से अपने पति को ड्रम के अंदर सीमेंट के अंदर बांध के मार दिया। तो ऐसे केसेस भी बहुत हो रहे हैं, और उसका रीज़न ये था कि वो जो जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था वो कहता था कि आपका पति आपके साथ समय नहीं दे रहा है, आपको उससे बेटर पार्टनर मिल सकता है। ये तो होना ही था, और ये आज की मतलब मैं तो कहता हूँ कि बहुत बड़ी दुर्दशा है हमारे समाज की कि जहाँ पे ये मति के साथ लोग अपने आप के विचारों की गति कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी करता हूँ,
लेकिन अब औरत है, उसको भी, जैसे अभी हमने पहले भी बात करी कि उसको भी एक फीलिंग चाहिए, एक एक्सप्रेशन करने वाला व्यक्ति चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाएगा, और आज का जो सोशल मीडिया का माहौल है जहाँ पे बहुत सारी ऐसी सारी वीडियोस बन रही है, ऐसी फिल्म्स बन रही है जो लोगों के दिमाग को ख़राब कर रही है, लोगों के, हम कह सकते हैं कि वेग को आवेग में कन्वर्ट कर रही है। वेग बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे अगर किसी को काम वेग भी आ रहा है, अब उसको उस वेग को कैसे संतोषा जाए। अगर उसका पति 6 महीना आउट स्टेशन में रह रहा है या 12 महीने तक नहीं आ रहा है या कहीं अवेलेबल ही नहीं है, और कोई व्यक्ति उसको आके उसके दिमाग में भूसा डाल रहा है कि तेरा पति अभी तेरे पास नहीं है, तुझे टाइम नहीं दे पा रहा है, तेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं है, तो इतनी अच्छी सुंदर भी हो रही है, तो तुझे कौन बताएगा कि तू इतनी अच्छी सुंदर लग रही है। तो ये सारी चीज़ें, जो प्रलोभन वाली जो चीज़ें उनको बता के उसको भ्रमित किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बननी है और दुर्दशा होनी है। इसके लिए एक ही सचोट, मतलब क्लियर उपाय यही है कि बचपन से धर्म का अध्ययन करने का व्यवस्था अगर घर में बनाया जाए तो आपकी मति इतनी शुद्ध हो जाएगी कि मतलब जो खराब वृत्ति या खराब दृष्टि वाले या खराब मति वाले लोग हैं वो इसके ऊपर कभी प्रभाव डाल ही नहीं पाएंगे। बहुत बढ़िया आंसर था सर ये तो। और अभी रिसेंट में देखा गया है कि कई सारे ऐसे केसेस है, जैसे आपने बोला कि शुरू से ही घर में धर्म की एक्टिविटी करनी चाहिए। अब कई सारी ऐसी फैमिलीज है जो बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन उनके किड्स अंडर 18 अंडर 21 होने के बावजूद भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, नशे से लेकर गाड़ियों से लेकर, गाड़ियाँ भी उनके पास खूब होती है और वो उस चक्कर में कहीं ना कहीं गलत चीज़ें कर बैठते हैं। उसके ऊपर क्या कहना है सर? ये सारा वापस आके एक ही जगह पे रुक जाता है। घर में, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारे और या आपके घर में भी पूजा पाठ होते होंगे, हम मंत्रों से पूजा पाठ करते हैं। आपके उसमें भी, जैसे अगर आप जैन हो तो जैन में भी नवकार मंत्र या अलग अलग चीज़ों पे आप भी धर्म के कुछ कार्य में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन क्या हमने कभी ये मानने की या जानने की कोशिश करी कि हमारे महावीर भगवान ने क्या कहा है, हमारे कृष्ण हमको क्या कह रहे हैं, हमारे शिव हमको क्या कह रहे हैं? तो ये जो उनकी मन की बातें हैं जो कहाँ पे एक्सप्रेस होगी, तो वो हमारे शास्त्रों के अध्ययन से होगी। शास्त्र हमको बता रहा है कि हमारे कृष्ण, हमारे महावीर, हमारे बुद्ध, हमारे शिव, हमारी माता जो देवी है, ये हमको एक्चुअली क्या चाहती है, वो क्या बता रही है कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए। अगर हमने ये सारा सिंचन अगर बचपन से हमारे अंदर भी और हमारे बच्चों के अंदर भी डालना शुरू कर दिया, तो किसी भी बच्चे की मति को कोई भी खराब नहीं कर पाएगा। ये जो नशा है या जो भी चीज़ है, सही है या गलत, इसका निर्णय कौन लेता है? एक बात सिंपल लॉजिक में अगर मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, आज की तारीख में आपकी एज है मान लो 35 से 40 के बीच में। अब आप किससे डरते हो बताओ? बचपन में आपने जितने भी डिसीजन लिए, तो आपने हर डिसीजन पे पिता का डर सामने आया होगा कि अगर मैंने गलत काम किया तो पिता थप्पड़ लगाएगा। अगर मैं दारू पी के पहुंचा तो समझ लेना आज पीट ही जाऊंगा मैं, है ना? मैंने कोई गलत काम कर लिया तो गया मैं आज। 35 साल के बाद ऑलमोस्ट अब आपको किसी का डर नहीं रहता। आपकी शादी हो चुकी है, आपके घर में बच्चा भी आने वाला है या जो भी है। अब आप पिता से कभी तो उम्मीद नहीं कर रहे हो कि वो आपको डराएंगे या आप पिता से डरोगे। अब डरोगे किससे? क्योंकि जीवन में डर बहुत जरूरी है। डर का मतलब ये नहीं है, डर का मतलब है शासन, डिसिप्लिन। किससे? तो उस टाइम पे आपको डर रहेगा आपके धर्म का। अब बचपन से आपने धर्म का अध्ययन ही नहीं किया तो आपके अंदर डर आएगा कहां से? आज आप बताओ कि आप अपनी मम्मी को मम्मी बुलाते हो या हम कह सकते हैं कि हम कहते हैं कि तुम मेरे पिता की वाइफ हो, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। हम मम्मी क्यों बोलते हैं? हम सम्मान से बात क्यों करते हैं? क्योंकि हमको बचपन से ही ये सिखाया गया है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको बचपन से सिखाने वाली जो चीजें ना, वो हमारी धर्म ही कर सकती है। तो धर्म का अध्ययन बचपन से अगर आपके अंदर लगा हुआ है, आपके मस्तिष्क में लगा हुआ है, वो डर जो रहता है ना कि झूठ बोलना पाप है, गलत करने से ये हो सकता है, वो अगर हम ये किसी के साथ चीट करेंगे तो हमारे साथ भी चीट हो सकती है। अगर हमने दारू का सेवन किया, क्योंकि दारू को भी हमारे शास्त्रों के अनुसार महापाप के उसमें गिनती में आता है। जुआ भी आता है। अगर हमको ये बचपन से ट्रेनिंग मिली हो और बचपन से हमारे संस्कारों में ये अगर सिंचित किया गया हो तो आप उस चीज़ों पे जाओगे ही नहीं कभी। राइट। तो सिंपल लॉजिक है, बचपन से अध्ययन की कमी होने के कारण हमारी मति खराब हो जाती है, हमारे पे शासन कोई भी चीज़ का नहीं रहता है और हम गलत व्यवहारों में अपने आचरणों को लगा लेते हैं। सर, जैसे मुस्लिमों में दारू को हराम बोला गया है, ऐसे दूसरे धर्मों में दारू को गलत क्यों नहीं कहा गया? क्यों नहीं कहा? मतलब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है क्लियर। हमारे शास्त्रों में भी 5 चीजों को महापाप की श्रेणी में लिया गया है। पहला किसी से, जिसके अगर कलयुग की बात करें तो कलयुग किसके ऊपर हावी होता है? कलयुग बेसिकली करता क्या है? आपके विचारों को खराब करता है, आपके अंदर मति को खराब करता है और फिर आपको प्रेरणा देता है कि आप गलत काम करो।
तो ये 5 ऐसी चीज़ है जहाँ से आपकी मति खराब होना शुरू होती है। तो पहला सिस्टम क्या है, तो आप अगर जुआ सट्टा अगर उसमें इन्वॉल्व हो तो आपकी मति खराब होगी ही, कलयुग अपना प्रभाव करेगा ही। सेकंड चीज़ आती है हिंसा। अगर आप हिंसा का मतलब होता है मारा मारी नहीं, हिंसा का मतलब ये भी होता है कि अगर कोई जीव की हत्या भी करते हो, जैसे आज की तारीख में नॉनवेज का चलन इतना बन चुका है, तो अगर कोई नॉनवेज खाता है, कोई नॉनवेज खरीदता है या कोई नॉनवेज का व्यापार कर रहा है, ये सभी उसी श्रेणी में आते हैं, हिंसा की श्रेणी में। तो इन लोग की मति खराब होने वाली है। तीसरी चीज आती है नशा, मतलब हम कह सकते हैं दारू, मद्यपान। अगर कोई दारू पीता है तो उसकी भी दिमाग की मति खराब होने वाली है। तीसरी चीज ये हो गई। उसके बाद है व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर, आप अपने पत्नी के अलावा किसी और स्त्री के साथ या कोई और स्त्री किसी और के पति के साथ कोई भी प्रकार के रिलेशनशिप में है, तो उसको हम व्यभिचार की श्रेणी में लाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा महापाप है। तो ऐसे जो महापाप बने हुए हैं, तो ये तो हमारे शास्त्रों में भी लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम कहाँ सुधर रहे हैं। हम सिर्फ बता रहे हैं कि मुसलमान अच्छा कर रहे हैं, मुसलमान सिर्फ अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो हम अच्छा कर रहे हैं हमारे लोगों के वीडियोस नहीं बन रहे हैं। हमारे घरों में जो अच्छी चीजें हो रही है ना, उसके वीडियो नहीं बन रहे, क्योंकि हम लोग भी उसके आदी हो चुके हैं। हम कहीं पब में जाएंगे ना तो उसके वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालेंगे, लेकिन हम कहीं मंदिर में जाएंगे तो उसके अगर वीडियो डालेंगे तो लोग उसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं कि देखो यार वहां पे भी ये अपना शो ऑफ कर रहा है। यार शो ऑफ नहीं हो रहा है, अच्छा है ना। अगर इसके वीडियो नहीं बनाए तो आप क्या चाहते हो कि पब के वीडियो बने, क्या दारू सिगरेट के वीडियो बने, क्या चाह रहे हो? राइट। तो जैसे कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें बैंड है, ड्राई स्टेट कहा जाता है, बट स्टिल वहाँ पर बच्चों को इतना इजीली ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती है और वो इस तरीके की चीज़ें कर बैठते हैं। तो ये कितना सही है, इनको कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? अभी जैसे हम एक बात करें कि ड्राई स्टेट में भी लोग कैसे दारू पी लेते हैं। अगर आप सोचो कि अभी एक वीडियो आया था बड़ौदा का, 10 या 15 दिन पहले की बात है, जिसमें अनदर राउंड करके वो, अगर आप सोशल मीडिया पे जाओगे, टाइप करो यूट्यूब पे अनदर राउंड, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें हुआ क्या था, बेसिकली वो आदमी ने इतना दारू पी लिया था कि उसको समझ में नहीं आया कि वो किसको हिट कर रहा है, कैसे रन कर रहा है, उसको समझ में नहीं आया। जबकि उसका फ्रेंड उसके बाजू में बैठा था, उसने तक बोल दिया कि मैं इसका फ्रेंड नहीं हूँ, मैं इसके साथ ही नहीं हूँ। मतलब दारू आपकी मति को इतना खराब कर सकता है कि आप किसी की हत्या भी कर सकते हो। हम कहते हैं कि हमको थोड़ा लेना चाहिए, लेकिन थोड़े की परिभाषा क्या किसी ने ये फिक्स किया हुआ है कि इतना लेने पे आपकी मति खराब नहीं होगी? ऐसा कहीं पे भी प्रमाणित किया गया है? नहीं है। दारू पीना ही नहीं चाहिए, हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी नहीं पीना चाहिए, किसी भी शास्त्रों के हिसाब से। मतलब मैं कहता हूँ यहाँ तक कि मुसलमान को भी अलाउ नहीं है। हम तो हिंदू है, हम तो सनातनी है, हमारे यहाँ तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है, ना जैनिज्म में लिखा है। आप बताओ ना कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा है कि आप मांस खाओ, कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा है कि आप दारू पियो? जब हमारे शास्त्र हमको अलाउ नहीं कर रहे हैं, फिर अगर हम वो कार्य करेंगे तो हमारी मति खराब होगी और उसकी दुर्गति होना कंफर्म है। राइट सर, अभी तो आजकल कई सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स आ गए जो बोलने लगे कि दारू पीने से आपका मंगल सही होगा। नहीं, दारू पीने से किसी का मंगल सही हो ना हो ये तो नहीं पता है, लेकिन उसका अमंगल जरूर होगा। जो दारू पी रहा है उसका अमंगल कंफर्म होने वाला है। राइट। आपके हेल्थ खराब कर सकता है, आपका फैमिली लाइफ को खराब कर सकता है। नो डाउट अभी ट्रेंड वैसा चल रहा है कि अगर हमने दारू नहीं पिया तो हमको उस कम्युनिटी से आउट करा जाता है, हमको उस पार्टी में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। लेकिन ठीक है ना, हमको ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व क्यों होना है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो दारू पीने वाला व्यक्ति है वो गलत है या वो पीने वाली व्यक्ति गलत है, लेकिन मेरा धर्म मुझे अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए मैं उस चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ। सिंपल लॉजिक है। सर, जैसे केची धाम के बारे में काफ़ी चीज़ें चल रही है, जो जहाँ पर कहा गया है कि जो व्यक्ति उस जगह गया है वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत बड़ा और सफल आदमी बना है। जितने भी लोग सफल हुए हैं जीवन में, वो कहीं ना कहीं उनके प्रारब्ध कर्म या उनके संचित कर्म के कारण जो उन्नति आती है, वो उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा किया होगा, पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, उसके कारण आज वो भोग रहे हैं। अगर आप देखोगे ना तो ऐसा भी तो है, अगर हम किसी व्यक्ति की बात करें कि अगर वो अपने जीवन में बहुत सारे बुरे कर्म कर रहा है, उसके बावजूद भी उसके बाद बहुत सारा पैसा है, तो उसका मतलब क्या हुआ? क्या वो कैची धाम गया होगा? ऐसा नहीं है। बात कैची धाम की नहीं आ रही। आप कैची धाम जा रहे हो, आप किसी भी धाम में जा रहे हो, तो धाम के कारण आपके आगे के संस्कार क्रिएट हो रहे हैं। मतलब आपने आज जो पुण्य कमाया वो आपके भविष्य में काम आ सकते हैं। जब जिस दिन भी आपके पुराने पाप पुण्य का रिजल्ट आएगा तो नए पाप पुण्य भी तो उसमें ऐड हो रहे हैं। तो ये सारा जो भी आप कार्य कर रहे हो, अच्छे कार्य में धर्म के कार्य कर रहे हो, ये आपको आगे काम आ सकते हैं। कैची धाम में विश्वास रखना जरूरी है। मैं तो कह रहा हूँ हर धाम में विश्वास रखो। जो भी काम में अगर आप विश्वास करके करते हो तो जरूर उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है। लेकिन वो काम
धर्मपूर्व होना चाहिए। सर जैसे मैंने देखा जब मैं छोटा था तो बचपन में पेरेंट्स मुझे पाठशाला भेजते थे, जहाँ पे मंदिरों के अंदर पाठशालाएं होती थी जहाँ पे धर्म को सिखाया जाता था। पर आजकल देख रहे हैं कि पेरेंट्स के पास ना ही टाइम है पाठशाला में भेजने का, ना ही मंदिरों में ऐसी कोई एक्टिविटी इतनी उस लेवल पर होती है। देखो कोई भी चीज़ कब बनती है, जब जनता अवेलेबल हो उसके लिए। हाँ। अगर जनता अवेलेबल नहीं होंगे तो वहाँ के गुरु उस संस्था को सक्रिय करके करेंगे क्या। आज किसी भी गुरु को, किसी भी धर्म के धर्माचार्य को, या किसी भी, हम कह सकते हैं आपके जैसे जैनिज्म में महाराज साहब है, क्या आपको लगता है कि वो व्याख्यान नहीं कर रहे होंगे? आज की तारीख में भी वहाँ पे व्याख्यान चलते हैं, लेकिन पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो फिर अब बचे कोई नहीं है तो वो अकेले भी व्याख्यान तो कर ही रहे, खुद को नॉलेजेबल बना ही रहे। जो महावीर स्वामी कह के गए, या जो कृष्ण कह के गए, जो शिव कह के गए, तो इनके जो भी धर्माचार्य बने हैं, तो धर्माचार्य आज की तारीख में अध्ययन खुद भी कर रहे हैं, और वो तो बहुत एग्रेसिवली लोगों को सिखाने के लिए बैठे हैं। लेकिन लोग आए तो सही, लोगों ने अपने संस्कारों को अलग कर दिया है। लोगों ने सिर्फ मंदिर को सिर्फ दर्शन के लिए एक स्थल मान लिया है, जबकि अध्ययन का वो बहुत बड़ा स्थल है। मेरा ऐसा मानना है कि आज की तारीख में जितने भी धर्मगुरु हैं, मतलब मैं अगर वल्लभ संप्रदाय की बात करूं, मैं अगर रामानुज संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, या आपके जैनिज्म की बात करूं, या मैं किसी भी शंकराचार्य की बात करूं, वो इतने विद्वान है, उतने कैपेबल है कि वो लोगों के जीवन में अच्छे से अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं। लोग इनिशिएट ही नहीं कर रहे हैं। आपके जीवन में परिवर्तन, अगर खुजली आपको है तो खुजाना किसको पड़ेगा? आपको है। अगर आपके जीवन में अगर आपको कुछ चेंजेस लाना है, अगर आपको कोई अच्छा बदलाव लाना है, तो आपको इनिशिएटिव लेके आपके गुरु के पास जाना पड़ेगा। हम अगर हमारे पास हमको मेरे अंदर कुछ भी चेंज चाहिए, मुझे अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं डॉक्टर को घर बुलाऊंगा क्या? मैं बोलूंगा मेरा ऑपरेशन तुम घर में आके करो? नहीं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, डेटा निकालते हैं, फिर पता चलता है अच्छा हार्ट का ऑपरेशन करना है, तो हम ऑपरेशन थिएटर तक भी हम ही विजिट करते हैं। हम नहीं जा सकते तो हम एम्बुलेंस के थ्रू भी जाते हैं। वैसे अगर आपके जीवन में कुछ भी परिवर्तन अच्छा लाना है तो आपके अपने धर्मगुरु के पास जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए, और मैं कह रहा हूं कि बिंदास अपने धर्मगुरु को हर विषय का सवाल पूछना चाहिए। सर जो खाटू श्याम जी है, जहाँ पर कई सारे लोग, हजारों लाखों की भीड़ में लोग जाते हैं, क्या वही कृष्ण जी है? खाटू श्याम जी जो है ना, वो महाभारत के अंदर जो भीम थे, पांडवों में जो भीम थे, भीम के जो पुत्र थे घटोत्कच, और घटोत्कच के जो पुत्र थे बर्बरिक, ये बर्बरिक ही खाटू श्याम जी है। और उनको हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उस समय पे भी ऐसा निर्णय लिया था कि पांडव और कौरव में जो हारेगा, मैं उनके हाफ मैच के बाद मैं उनके तरफ चला जाऊंगा और उनको सहारा दूंगा। लेकिन कृष्ण को पता था कि ये जिस दल में चले जाएंगे ना, वो दल जीत जाएगा, क्योंकि ये इतने विद्वान भी है और इतने बलशाली है कि ये जो पक्ष में बैठेंगे उनको जिता सकते हैं। इसलिए आज की तारीख में भी खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में हारा हुआ है, जिनके बहुत सारी तकलीफें हैं, तो जो खाटू श्याम जी के दरबार में जाते हैं, उनसे विनती करते हैं, तो खाटू श्याम जी इतने दयालु है कि उनका सहारा बनी जाते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी लाइफ में क्या डिफरेंस है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो ये कह सकते हैं, जो मेरे को अभी तक समझ में आया, कि आप जो पैसा कमा रहे हो, आप अपने जीवन को एक नए लेवल पे ले जाते हो। जैसे आपके पास घर है, गाड़ी है, आपके पास वो सारा पैसा है जो खर्च करने के लिए आपके लिए इनफ है, मतलब आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकती है, तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेकिन क्वालिटी ऑफ लिविंग हम इसको कहते हैं जहाँ पे आप अपने परिवार के साथ उस मोमेंट को जी पाते हो। आदमी अपने जीवन में इतना व्यस्त होते जा रहा है कि वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो मेंटेन कर पाता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लिविंग मेंटेन नहीं कर पाता। अपनी पत्नी को ना टाइम दे पा रहा है, ना अपने बच्चों के साथ टाइम दे पा रहा है, ना अपने पेरेंट्स के साथ टाइम दे पा रहा है, तो अपने परिवार से अलग होते जा रहा है। तो वहाँ पे उसकी क्वालिटी ऑफ लिविंग खत्म होती जा रही है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। सर कई सारे बच्चे लोग ऐसे आजकल IT में तो बहुत ज़्यादा होने लगा है कि उनकी जॉब की वजह से उनको अपने सिटी से, अपने होम टाउन से दूर रहना पड़ता है, और एक मेट्रो सिटी की काफ़ी धक्के मुक्की लाइफ में वो जीते हैं। तो पैसा उनके पास होता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिटी लाइफ नहीं हो पाती, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? अब इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है सर। उसका रीज़न एक ही है, क्योंकि जैसे आदमी, अगर आप जैसी बात कर रहे हो कि वो वहाँ से निकल के सिटी की लाइफ में चला जा रहा है, कभी ऐसा भी तो हो रहा है जो सिटी की लाइफ निकल के कंट्री चेंज कर देता है। हाँ। अब वहाँ पे अब पेरेंट्स को अपना डिसीजन लेना है, क्योंकि भारत ऐसी भूमि है, मतलब व्यक्ति, अगर हम सोच के हिसाब से देखा जाए ना, तो बहुत लोगों का नहीं, मैक्सिमम लोगों का ऐसा मानना है कि यार मैं मरूँ ना तो मैं इसी भूमि में मरूँ। भारत बहुत ही पवित्र भूमि है, जहाँ पे भगवान को भी प्रकट होने के लिए अगर कोई भूमि दिखी तो भारत ही दिखी है। आप बताओ ना कि अमेरिका में कौन सा भगवान ने प्रागट हुआ या उनका जन्म हुआ, या आप बताओ कि अफ्रीका में कोई देवता ने बोला होगा कि यार मैं वहाँ पे जन्म लूंगा।
तो ऐसा नहीं हुआ है। जितने भी देवी देवता भगवान जिन्होंने भी जहाँ पे भी जन्म लिया है वो सिर्फ और सिर्फ भारत जैसी पवित्र भूमि है। अब आपका उद्देश्य क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी चीज़ों को समझते हुए आपको कोई चीज़ पे जाना पड़ रहा है तो वो आपकी मजबूरी हो सकती है। राइट सर, जैसे ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स कितनी सही है एक रियल पार्टनर ढूंढने के लिए? पहले तो ऐसी चीज़ें नहीं आती थी ऑनलाइन डेटिंग ऐप जैसी, लेकिन अब आने लगी है। अब ऑनलाइन डेटिंग ऐप पेरेंट्स को लेके चल रही है तो ठीक है, लेकिन वो डायरेक्टली इंडिविजुअल लेवल पे बच्चों से बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हार्मफुल हो सकती है। मतलब अगर आपकी ऑनलाइन डेटिंग ऐप में आपके पेरेंट्स का भी बाइफर्केशन दिया जा रहा है और वो सच में शादी के लिए बहुत काम आ सकती है तब तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो वो मेरे हिसाब से बहुत हार्मफुल चीज़ है।